नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में हुए नए बदलाव को लेकर के। दरअसल महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए बीजेपी ने एक महिला कार्यकर्ता को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कमान संभाली तो सीधे महिला सशक्तिकरण पर विपक्ष को घेरती हुई नजर आई। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष ने जहां बीजेपी को सच्ची महिला हितैषी पार्टी बताया तो वहीं विपक्ष को महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। रिपोर्ट आप देखिए। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पंचकमल में आयोजित समारोह में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर उन्हें बधाई दी और कहा कि हर पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है। और आज मोहनलाल बड़ौली जी ने जो काम और मेहनत किया है, हमारे सुभाष बराड़ा जी ने प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो काम और पार्टी को मजबूत किया है, आदरणीय धनखड़ जी ने जो प्रदेश के अंदर घूम घूम करके जो पार्टी को मजबूत और संगठन को आगे बढ़ाया है, अब ये जिम्मेवारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के ऊपर आई है। और मुझे खुशी है कि अर्चना गुप्ता जी, क्योंकि महामंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है, आप सबके बीच में रही है, आपके ही बीच से इनको ये जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। ये बखूबी उस काम को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पद ग्रहण के बाद कहा कि जिम्मेदारियों से डरने की जरूरत नहीं है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। हम एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अपना तो बेस्ट दीजिए ही, लेकिन जो आपके साथी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं, जब तक वो भी अपना बेस्ट देने की भूमिका में नहीं आएंगे, आप विजय हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, क्योंकि मुझे उनके साथ जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, और ऐसी सार्थक बैठकें कि कभी ऐसी बैठक नहीं हुई कि उस बैठक से मैं कुछ नई बात सीख कर ना गई हूं। कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे, जिससे इस अवसर की अहमियत और बढ़ गई। सभी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पदभार ग्रहण करने के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश संगठन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले के साथ भाजपा ने केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया, बल्कि आने वाले वर्षों की अपनी राजनीतिक रणनीति का भी स्पष्ट संकेत दे दिया है। पार्टी ने पूरे 43 साल बाद दूसरी बार किसी महिला को प्रदेश संगठन की कमान सौंपकर ये संदेश दिया है कि अब हरियाणा की राजनीति में महिला नेतृत्व केवल प्रतीक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका में दिखाई देगा। पानीपत की रहने वाली डॉक्टर अर्चना गुप्ता पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रही हैं। वे अब तक भाजपा प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करवा देते हैं। प्रियदर्शनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बजरंग दास जी कांग्रेस से, ओंकार जी इनेलो से और राजेंद्र जादव जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपसे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब हरियाणा बीजेपी की कमान एक महिला नेता को सौंपी गई है। क्या मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से देखा जाए, अब क्या कुछ बदलाव बीजेपी में देखने को मिलेंगे और कितनी उम्मीदें आपको कि बीजेपी और मजबूत होगी? हितेन जी, आपको नमस्कार। मेरे पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम जी। ये हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे हरियाणा की जितनी भी महिलाएं हैं एंड पुरुषों के लिए भी, क्योंकि वो भी उनके घरों में भी बेटियां होंगी, बहुएं होंगी,
ये एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग संदेश जाता है कि आज हमने हरियाणा की बेटी को, इसको तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, हमने उसको करके दिखाया कि आज हमने एक महिला प्रदेश अध्यक्ष दी, ऐसी प्रदेश अध्यक्ष दी। आप सारी पार्टियों का, मैं बोल रही हूँ हितेन जी, यहाँ पे जितनी भी पार्टियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष का प्रोफाइल देख लीजिए, क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके मुकाबले शायद ही कोई होगा। एक पढ़ी लिखी महिला, एक जमीन से जुड़ी हुई महिला, जिले से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, जिला महिला अध्यक्ष थी, उसके बाद प्रदेश में गई, प्रदेश में जाने के बाद उन्होंने उसके बाद महामंत्री रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो दर्शक नहीं जानते होंगे स्ट्रक्चर, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री का पद ऐसा पद होता है जहां पे आपको कांस्टेंट वर्किंग करनी होती है। और मैंने बड़े करीब से, क्योंकि मैं इसकी खुद साक्षात्कार रही हूं, मैंने खुद देखा है दीदी अर्चना जी को काम करते हुए, और मैंने देखा है कि जिस तरीके से सिंसियरिटी के साथ, मेहनत के साथ, काबिलियत के साथ वो जिस तरीके से चीजों को हैंडल करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ले लीजिए, चाहे संगठन की बैठक ले लीजिए, चाहे कोई भी काम ले लीजिए, मुझे लगता है उनसे बेहतर, और उनसे बेहतर मुझे लगता है अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं सकता था। संगठन के एक एक व्यक्ति से उनकी पहचान है, क्योंकि बहुत सालों से संगठन से जुड़ी हुई है, जमीनी रूप से जुड़ी हुई है। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को देना जो कि जमीन से उठा हुआ है, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है हितेन जी। कुछ नहीं पता होता भारतीय जनता पार्टी में। कल एक बूथ अध्यक्ष, अमित शाह जी क्या थे, एक बूथ अध्यक्ष थे। बूथ अध्यक्ष से आप होम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। एक जिला महिला अध्यक्ष से आप सीधे प्रदेश की सबसे बड़े पद पे भी जा सकते हैं। इस पार्टी की यही खूबसूरती है कि हमें कोई बड़ा सरनेम नहीं चाहिए, हमें हुडा नाम, चौटाला नाम नहीं चाहिए। हम आम परिवारों से आए हुए लोग हैं। अर्चना जी आम परिवार से आई हुई महिला है कोई उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। यानी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, बीजेपी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। प्रियदर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी को तो एक ऐसा अध्यक्ष मिल गया, मैं बताऊं ये हमारी, मैं कहती हूँ खुशनसीबी है कि ऐसी महिला अध्यक्ष हमें मिली है जो कि इतनी सशक्त है, इतनी क्या कहा जाए कि जिसको कहते हैं मजबूत महिला अध्यक्ष, जो कि संगठनात्मक तरीके से भी चीजों को करना जानती है। कार्यशैली उनकी देखी गई है, सरकार में भी उनको मालूम है कि किस तरीके से गठजोड़ बैठाना पड़ता है, क्योंकि हम सरकार में हैं तो एक सीएम के साथ भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो नायाब जी के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। सीनियर लीडरशिप जितनी भी है सब अर्चना जी को एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देखती हैं, बहुत सीरियसली लेती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ही ऐसी हैं। मतलब मैं तो पर्सनली मैं उनके बारे में जानती हूँ, तो बजरंग दास जी, पर्सनली जानता हूँ। बजरंग दास जी, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कांग्रेस में भी बदलाव हुआ था। जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी कांग्रेस में, तो विपक्ष में काफी सवाल भी उठे थे। हालांकि बाद में वो कोर्ट का जो मसला था वो अलग चीज है, लेकिन कई तरह के सवाल उस वक्त उठे थे। और पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी काफी हंगामा देखने को मिला। इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठे कि पहले अपने संगठन से बदलाव करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी में भी उन्होंने ये फैसला लिया कि 33% महिलाएं होंगी। और अब इसी तरह से हरियाणा में जो बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया एक महिला को, उसको एक संदेश के रूप में सियासी गलियारों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रवैया रहा सदन में, संसद में, उसका कहीं ना कहीं काउंटर अटैक किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, ये महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाना अर्चना गुप्ता को जी भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी मामला है जी, और वो किसको बनाए किसको हटाए वो पार्टी का इंटरनली मामला है, इसको हम क्या कह सकते हैं। मगर एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, ये मलाई खाने के लिए लगातार सत्ता हो कि पार्टी हो, जिस स्टेट में सत्ता होती है उस स्टेट की पार्टी का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो वो लगातार अपने संगठन के और सरकार के अंदर आदमियों को बदलते रहते हैं ताकि मलाई खाने में हिस्सादारी मिलती रहे। कल ये नहीं कहे
अपनी सरकार थी, हमें कुछ नहीं मिला, ना सरकार में पद मिला, ना पार्टी मिला, तो ये छूट देते हैं और ये बदलते रहते हैं। इनका इंटरली मामला है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो लगातार फील्ड के अंदर है। हमारे जिला के प्रधान, शहरी प्रधान है, हमारे युवा के प्रधान, महिला जो प्रधान है, सारी टीम में लगी हुई है। एसटी सेल है, प्रदेश का बीसी सेल है, छात्र संघ है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, लीगल सेल है, रिटायर कर्मचारियों संगठन है, सब बने हुए हैं। सब सरकार की गलत नीतियों के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, इसमें कोई दो नहीं। जहां तक कि आपने बात करी महिला आरक्षण की, महिला आरक्षण अगर इनकी नीति ठीक है और नीति ठीक होती, 2023 के अंदर सभी विपक्षी पार्टियों ने वो मिलकर 2023 के अंदर महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था। 3 साल तब चुके, आज तक महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर रही है। क्यों नहीं लागू हो रही है? सिर्फ इनके हाथी के दांत दिखाने के और करने कुछ होते हैं। महिला आरक्षण बिल के ऊपर ये ना कुछ बोलते हैं ना दिखाते हैं। और एक बात कहते हैं, इन्होंने भी महिलाओं को अपनी पार्टी आरक्षण देने की बात कह दी। अरे यार, इनकी 20 से ज्यादा स्टेटों में सरकार है देश के अंदर, वो सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के, सिर्फ एक। दे दो आरक्षण, बना दो 7 लाख। रोका किसने? नहीं बनाएंगे। केंद्र के अंदर 72 मंत्री के अंदर 7 सिर्फ केंद्र में महिला मंत्री है, उनको दो आरक्षण, बनाओ 22 बनाओ। बनाते क्यों नहीं बनाएंगे। झूठी घोषणा करेंगे, झूठी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना कुछ है, करना कुछ और है। हमने तो हमारे समय में भी, इससे पहले हमारी बहन कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रही, केंद्र की मंत्री रही, मीरा कुमार जी अनेकों साल, कई लंबे समय तक लोकसभा की स्पीकर रही। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी देश की कई बार प्रधानमंत्री रही, महिला थी। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय संयोजक रही कई। और यहाँ तक कि हमने अपने प्रतिभा पाटिल जी को हमने राष्ट्रपति का दर्जा भी दिया, राष्ट्रपति बनाया, सभी ने मिलजुल के बनाया। मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई बात नहीं है इन्होंने महिला बना दी तो भाई और लोग महिला विरोधी हो गए। ये एक महिला, मैं बहन जी की बात सुन रहा था, बड़ा चंबा कर रहा था। बहन जी ने कहा मैंने इनको अच्छी तरह देखा है, इनके साथ काम किया है और ये बड़े कुशल है, फलाना है। अरे बहन जी ने 2 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है, इससे पहले तो आप पार्टी में थे। आप प्रियदर्शनी जी मेरी छोटी बहन है, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, बड़े आदर करता हूँ मैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता है, सुलझी प्रवक्ता है। मगर कब तो आपने काम कर लिया, कब आपने काम करते देख लिया। ये झूठी बातों का फायदा नहीं है। ये गोली गप्पा देना, झूठ बोलना भी हमने, बहन जी इतनी बढ़िया है, फलाना मारा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, भारतीय जनता पार्टी मतलब तरक्की करेगी। पहले आपको नहीं लगता बजरंग जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेती है उसको और जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जनता के सामने, उसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। आपको नहीं लगता क्या कांग्रेस को इससे कोई नुकसान हो सकता है, जो एक तरह से एक संदेश न देने के साथ साथ बल्कि एक जो बड़ा फैसला लिया गया और उसको जिस तरह से दिखाया जा रहा है? देखिए जितेंद्र जी, ना तो कोई बड़ा फैसला है और ना किसी को नुकसान होना, ना इनको भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलना। मैं आपको बता देता हूँ, इनको तो सिर्फ बहक कांग्रेस पार्टी से। कहीं भी मुख्यमंत्री भाषण देगा या भारतीय जनता पार्टी का नेता भाषण देगा, शुरू कांग्रेस पार्टी से करते हैं और खत्म कांग्रेस पार्टी पर करते हैं। इसका मतलब क्या है? भय है, डर है। भाई ये डर के मारी कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जनता की हित की पार्टी, जनता की लड़ाई लड़ती है। जनता की लड़ाई लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और सड़कों पे लगातार लड़ती है। जितेंद्र जी, आपके सामने, आपको मैं आपके चैनल में बार बार दिखाया, हमने पेट्रोल डीजल की लड़ाई लड़ी, एलपीजी गैस के बारे में बोले, वहां लड़ाई लड़ी, प्रदर्शन की है, महंगाई के प्रदर्शन करिए,
बेरोजगारी पर करे, ये पेपर लीक 37 पेपर लीक हरियाणा में हुआ, चंडीगढ़ में भी करे, गिराव भी करे, हरियाणा में भी करे, नीट पेपर पर किया। मैं ये कहता हूँ ये तो लोगों को बेरोजगार करने वाली पार्टी है। इन्होंने पार्टी और जनता से कोई लेना नहीं, इन्होंने तो मिल बांट कर माल खाना है और लोगों को मूर्ख बनाना है। नू मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इन्होंने जनता की हित की बात करी? कभी महंगाई पर इन्होंने कोई चर्चा करी? कभी बेरोजगारी पर चर्चा करी? 37 से ज्यादा पेपर लीक हरियाणा में हुए, उस पर चर्चा की। नीट पेपर लीक हुए, उस पर चर्चा की। दुनिया भर के लोग आत्महत्या कर गए, युवा, उस पर कोई चर्चा की? किसान आंदोलन पर चर्चा की, किसान की फसलों पर चर्चा की, किसानों को धुड़ा धड़ा कर पीटने का काम किया, उस पर चर्चा की। 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए, कोई चर्चा नहीं। खाद मिलती नहीं, कोई चर्चा नहीं। गैस का सिलेंडर ब्लैक में हो गया, वो कोई चर्चा नहीं। आज भी 2500 से 3000 रुपए ब्लैक में रसोई गैस का सिलेंडर बिक रहा है। 4 बार तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, LPS के 2 बार रेट बढ़ा दिए। किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात को घुमाने के लिए, टोपी घुमाने के लिए लगे हुए हैं। सिर्फ जनता इसकी तरफ उलझी रहे, ना महंगाई की बात करे, ना बेरोजगारी की, ना खराब कानून व्यवस्था की, रोज हत्या, रोज लूटपाट, ठीक है ओंकार जी, कोई चर्चा नहीं किसी बात। ओंकार जी, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं जिस जो पार्टी सत्ता में है, जिसके खिलाफ आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं सत्ता में आने के लिए, अब वहां पर नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, एक महिला को कमान सौंपी गई है और उसे महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण बताया जा रहा है। किस तरह से इनेलो देख रही है? हितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं अर्चना गुप्ता जी को जी दूसरी महिला प्रदेशाध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हरियाणा की समस्याएं नजर आए। देखिए, बीजेपी एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, प्रत्येक चीज को इवेंट बना देते हैं। आज इनको ये नहीं नजर आ रहा कि प्रदेश की समस्याएं क्या हैं। इन्होंने महिला प्रदेश अध्यक्ष बताई, हमने मुबारकबाद दे दी। वो सिर्फ एक दिखावे के लिए बनाई इन्होंने। निर्णय कौन लेगा? प्रदेश अध्यक्ष लेगा? कभी भी नहीं। ये सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल के ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए 2023 का महिला आरक्षण बिल कानून बन चुका है। आप लागू कीजिए उसको। किसने हाथ रोका है? 545 सांसद हैं, उन पर लागू कर दीजिए। और 42 और 16 के करीब विधायक हैं, लागू कीजिए। किसी ने हाथ नहीं रोका। लेकिन ये लागू नहीं करना चाहते। ये तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करके जनता का दिमाग घुमाना चाहते हैं। आज जनता महंगाई से पिस रही है, बेरोजगारी से पिस रही है, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रही है, और यहां तक कि राष्ट्रीय पेपर लीक हो रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए आज ये चर्चा का विषय है। आप बताइए, चर्चा का विषय महंगाई भी तो हो सकता है, चर्चा का विषय पेपर लीक भी तो हो सकता है, चर्चा का विषय तेल पेट्रोल डीजल भी तो हो सकता है, चर्चा का विषय यह भी तो हो सकता है कि 75 वर्ष की आयु मोदी जी ने निर्धारित की थी, वो 76 वर्ष के हो गए, ये भी तो हो सकते हैं। और एक चीज मैं बीजेपी वालों की देखता हूं, जब भी किसी नए नेता का पद ग्रहण होता है, उसके कसीदे तो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे कसीदे पढ़ते हैं कि शायद अगला पद इन्हीं को मिल जाएगा। अब प्रियदर्शनी जी आम आदमी पार्टी में थी, तकरीबन 2 साल पहले तो आई हैं, 2 साल भी शायद ही हुए होंगे, और कसीदे कैसे पढ़ रही हैं। यही हालात हैं। जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने तो कसीदे इतने पढ़े गए जैसे मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी के नहीं थे। मनोहर लाल खट्टर जी कहीं पाकिस्तान से आए थे, ऐसे लगता था। मतलब नायब सिंह सैनी जी के ऐसे कहते हैं, इनके जैसा मुख्यमंत्री नहीं, ये नायाब हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, जो मनोहर लाल खट्टर जी थे वो बेकार थे? वो भी तो इन्हीं के थे। ये सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं और झूठ बोलकर अपने दूसरे नेता के मन में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इनमें एक होड़ लग जाती है, कौन ज्यादा तारीफ करेगा, कौन विश्व गुरु का डंका ज्यादा बजाएगा, ये होड़ बच जाती है। आज प्रदेश में कितनी समस्याएं हैं। अभी कल सूरजमुखी की खरीद नहीं हो रही थी अंबाला में, किसानों ने रोड जाम किया, शाम को खरीद शुरू हुई।
ये पहली ऐसी पार्टी देखी मैंने जो कोई भी कार्य शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करती। जनता सड़कों पर आती है, किसान सड़कें जाम करते हैं, तब ये खरीद शुरू करती है। और कल जब खरीद के ऑर्डर हुए अंबाला अनाज मंडी में सूरजमुखी की, बारदाना नहीं था। अब देखिए 12 वर्ष हो गए इनको सरकार में, 12 वर्ष में तुम्हारे को पता है कौन सी फसल कब आएगी, सब मालूम है। और फसल में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, पहले फसल आएगी, फिर बारदाने की जरूरत है, फिर तुलान की, फिर उठाई, फिर भुगतान की। ये सारी प्रक्रियाएं फिक्स हैं। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है, ये खून के आंसू रुला के हर एक काम करती है। आज युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम पर है। HKRN के थ्रू युवाओं को लूटा जा रहा है। एक युवा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में मात्र 15,000 रुपए पाता है, उससे शनिवार को भी काम लिया जाता है। उसको बोलते हैं इतवार को भी आना पड़ेगा तेरे को। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, चेक कर लेना। HKRN के युवा को शनिवार भी बुलाते हैं, इतवार को भी कहते हैं आना पड़ेगा। जबकि स्थायी कर्मचारी 5 डे वीक है नगर निकाय विभाग में, वो शनिवार को नहीं आता। तो मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, जब से बीजेपी सत्ता में आई आपने कोई एक समस्या हल करी हो? इन्होंने बोला हमें चौटाला के नाम की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे जैसों को चौटाला का नाम मिलता भी नहीं है। कौन देगा तुम्हारे जैसों को चौटाला का नाम? थाली के व्यंजन है, अभी इधर सवेरे उधर, शाम को फिर उधर। ऐसे लोगों को चौटाला साहब का नाम नहीं मिलता। आप अपना नाम अपने पास रखिए। हमारे पास चौटाला का नाम है, हम उस नाम की रक्षा भी करते हैं, उसके नाम पे पहरा भी देते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां प्रदेश की ऐसी बन चुकी हैं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है। कोई एक वर्ग बता दीजिए हितेंद्र जी, जिसने पिछले 12 वर्ष में जिसका नंबर ना लगाओ। पटवारियों का नंबर लग गया, डॉक्टरों का लग गया, टीचरों का लग गया, ANM का लग गया, सरकारी कर्मचारियों का लग गया, तहसीलदारों का लग गया। कोई एक वर्ग, प्रोफेसरों का लग गया, कोई एक वर्ग बता दो जिसका नंबर ना लगाओ। सबका नंबर लग चुका है। और अब जो ज्वेलर्स हैं, सुनार का काम करते हैं, उनका भी नंबर लग गया। मोदी जी ने कह दिया 1 वर्ष तक सोना ना खरीदना, खुद बेच रहे हैं। रिजर्व बैंक का सोना कल बेच दिया इन्होंने, और जनता को कह रहे खरीदना ना। ये कहते थे कांग्रेस तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी, और खुद इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि कोई मंगलसूत्र खरीद ले। आज सोने का रेट जो रेट है, क्या एक आम व्यक्ति सोना खरीद सकता है? क्या आम मेरी बहन बेटी सोना खरीद सकती है? आज प्रदेश को इन्होंने गर्त में डुबो दिया। महंगाई के करके हमने 22 जिलों में प्रदर्शन किए, 23वें जिले में आज किया, और हमने पहले क्या दिया था। यानी आपको नहीं लगता ओंकार जी, आपको नहीं लगता कि जो एक तरह से सियासी चाल चलने की कोशिश जो बीजेपी ने की है, उसका कोई फायदा बीजेपी को पहुंचेगा? कोई 1% भी फायदा नहीं पहुंचने वाला। आज जनता इनकी सच्चाई देख चुकी है। ये महिला को बनाए, पुरुष को बनाए, इसमें किसी को क्या ऐतराज है? वास्तविक पोजीशन तो ये होती है, अगर दिखाना चाहते हैं तो महिला मुख्यमंत्री बना दे। हाथ रोका किसी ने क्या? 22 राज्यों में इनकी सरकार है, 22 में 7 दशमलव कुछ होता है 1.3। तो 7 राज्यों में मुख्यमंत्री बना दो, किसने रोका है आपको? हरियाणा की मुख्यमंत्री महिला बना दो, किसने रोका है? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजों की सरकार है। ये ड्रामा करके ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आपने देखा होगा जब मदारी डुगडुगी में जाता है, डुगडुगी में जाके थोड़ी देर के लिए बंदे इकट्ठे कर लेता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 2 दिन के लिए बंदे इकट्ठे करके। ठीक है, यानी ये सिर्फ डुगडुगी बचाई जा रही है। जादौन साहब से समझने की कोशिश करते हैं इस फैसले का क्या सियासी मतलब निकाला जाए। जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए प्रदेश की सियासत में, एक जो जिस तरह से न सिर्फ प्रदेश की सियासत में बल्कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये एक संदेश जो देने की कोशिश बीजेपी ने की है, और कहा भी जा रहा है कि अब संगठन में 33% आरक्षण महिलाओं को रहेगा। खुद अर्चना गुप्ता भी ये कहती हुई नजर आई कि हमने प्रदेश स्तर पर जो संगठन में बदलाव होना था वो हो चुका है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव अभी संभव है। पहले ही दिन वो ये बात कहती हुई नजर आई थी हरियाणा न्यूज पर। तो अब किस तरह से देखा जाए, जो बीजेपी जिस रास्ते पर, जिस ट्रैक पर चल रही है, महिला सशक्तिकरण का जो दावा किया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है, और क्या वो वाकई उसी मंशा के साथ हो रहा है? नहीं, वही है कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, वो अभी आबादी को भी सक्रिय करना चाहते हैं। जी, देश की जो निर्णय प्रक्रिया है
वो उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब ठीक है कि लोकसभा में वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं होता, उससे संबंधित वो तो पारित हो गया है, उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। उससे रिलेटेड जो थे और विधेयक वो पारित नहीं हो पाए। 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। तो विपक्ष का कहना है कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम स्वतंत्र रूप से पारित हो चुका है, उसको लागू किया जा सकता है और उसको लागू कीजिए, दूसरे विधेयक को छोड़िए। परिसीमन वो जो है सेंसस तो खैर चली रही है, परिसीमन रह गया, ठीक है। तो ये है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्टांस है ये दिखा रही है वो कि वो नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की प्रोसेस में है, उस प्रक्रिया में है, उस ट्रैक पर है। और खास तौर से सेवाओं में भी, सरकारी सेवाओं में भी, और जैसे बीमा सखी योजना और कई और वो लखपति दीदी, कई और स्कीम भी जो आई है रोजगार से संबंधित, जो स्वरोजगार से संबंधित है, ये कहा जा सकता है। उन क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण की पहल की उन्होंने और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये है कि ड्रोन दीदी का भी आया कॉन्सेप्ट, वो भी लेके आए। तो वो एक्चुअल एजेंडा महिलाओं को आगे बढ़ाने का ही है और उसमें उसके सियासी मायने तो अपने आप ही होते हैं कि अगर आप आधी आबादी को अपने साथ लेके चलते हो, उनका विश्वास हासिल करते हो, तो आपको बढ़त हासिल होगी। तो ये कम्पिटिटिव माहौल भी बनेगा। धीरे धीरे कांग्रेस को भी एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कंपटीशन में नहीं आएंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आप जो है अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, तो महिलाएं भी वोटर है, वो भी जो है निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो रही है। अगर आप उनको उचित स्थान नहीं देते हो, भागीदारी नहीं देते हो, तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये प्रतिस्पर्धी माहौल बन रहा है अपने आप में। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी अपनी जो है उसी ट्रैक पर चलते हुए ये फैसला किया है कि करीब 43 साल बाद महिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो वो देखते हैं वो अपने तरीके से काम करेंगी, उनको छाप छोड़ेगी संगठन को आगे बढ़ाने में और संगठन को और मजबूत बनाने में। मजबूती ये भी है और आगे बढ़ाने की बात भी है। और आधी आबादी को किस तरह से अपने साथ वो जोड़ेंगी, ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा अभी संगठन की दृष्टि से। हालांकि वो महामंत्री के पद पर तो काम कर ही रही थी और महामंत्री का पद भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें भी काफी नेतृत्व की वो संभावनाएं बनी रहती है। वो भी नेतृत्व की भूमिका में रहता है महामंत्री का पद भी। तो वो कर ही रही थी, तो कुछ और अब अध्यक्ष के पद पर शीर्ष पर आ गई, तो कुछ और करके दिखाएंगे अलग करके। तो ये है जी। लेकिन प्रियदर्शनी जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है, दिखावा करने में माहिर है और सिर्फ सियासी ड्रामा किया जा रहा है, महिलाओं की सच्ची हितैषी होने की कोई बात ऐसी है नहीं। मैं अभी दोनों साथी प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी, एक एक करके जवाब देती हूँ। पहला जवाब मैं अपने कांग्रेस के मेरे बड़े भाई के बारे में देना चाहती हूँ। उन्होंने 3 महिलाओं के नाम लिए। उन्होंने कुमारी शैलजा का नाम लिया, मीरा कुमार जी का नाम लिया और इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। तीनों का बैकग्राउंड आप देख लीजिए, तीनों राजनीतिक परिवार से आती हैं, तीनों एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। किसी के पिता सीएम रहे, किसी के पिता मंत्री रहे, एक के तो प्रधानमंत्री रहे। तो आपने प्रिविलेज को और प्रिविलेज कर दिया, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। अब मैं आपको 3 महिलाओं के नाम दे देती हूँ, 3 महिलाएं मैं दे देती हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसी महिलाओं की, लेकिन चलो इन्होंने 3 दी तो मैं भी 3 दे देती हूँ नाम। हमारे पास है द्रौपदी मुर्मू जी, तो देश की राष्ट्रपति है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। निर्मला सीतारमण जी, जो कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर है, देश की पूरा का पूरा फाइनेंस उनके पास है। जब हमारे पास देश आया था, ये देश आया था हमारे पास, तो 14वें स्थान पे थे हम लोग इकोनॉमी में, जीडीपी में। आज की डेट में हम 4थे स्थान पर हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि महिला को दिया है हमने। और अर्चना गुप्ता जी, आदरणीय अर्चना गुप्ता जी, जो इस समय महिला हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, एक महिला प्रदेश अध्यक्ष, एक डॉक्टर प्रदेश अध्यक्ष। मुझे एक बात बता दीजिए कि इस मंच पे हम लोग यहाँ पे बैठे तीनों प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, इसमें से कौन है ऐसा जो इतना हाईली क्वालिफाइड प्रदेश अध्यक्ष, गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने सब्जेक्ट में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। हमें एक पढ़ी लिखी महिला मिली और इस पे ये बोल रहे दिखावा। महामंत्री रही है वो, आपको शायद नहीं पता होगा हितेन जी, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री का पद बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। जैसे कि जादून जी ने बोला है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, उसको उतना ही काम करना पड़ता है जितना प्रदेश अध्यक्ष को काम करना पड़ता है। एक एक दिन में 3 से 4 जिलों के दौरे होते हैं, इतना काम होता है उसमें।
3 महामंत्री हैं, उसमें से अर्चना गुप्ता जी, सुरेंद्र पुनिया जी और किशन बेदी जी, 3 हमारे पास महामंत्री थे। और मैंने देखा है कि हमारे बाकी दोनों भी महामंत्री बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन अर्चना गुप्ता जी भी दोनों आदमियों के बराबर ही काम कर रही थी, कहीं से कोई कमी नहीं थी। तो दिखावे का क्या होता है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, बार बार मेरे बड़े भाई अपने ओंकार जी भाई मेरे आम आदमी पार्टी में आने से की बात करते हैं। मैं 2 साल रही हूँ वहां पे, शायद इनको मेरा बैकग्राउंड नहीं मालूम। मेरी माता जी भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, 40 साल दिए। जब मैं पैदा भी नहीं थी उससे पहले से मेरी माँ है, पार्षद रही है, तो इनको शायद ये नई बात मालूम होगी मेरे बारे में। दूसरी बात, जब 1-2 उंगली आप एक दूसरे को दिखाते हैं ना, 1 उंगली तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। और एक प्रवक्ता में एक अच्छी बात और भी होनी चाहिए कि उसको हर प्रवक्ता के जिले के बारे में पता होना चाहिए। मैं भी इसी हरियाणा में रहती हूँ। आप तो खुद जब इलेक्शन लड़ना था आपको ओंकार जी, तब आप पार्टी छोड़ के चले गए थे इनेलो, और आप इनेलो के अभी यहाँ पे होके गुन गा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कब मैंने तो आज तक इनेलो छोड़ी नहीं। बहुत सारी और बातें अरे बताइए, सुनिए थाली के व्यंजन दूसरे पर रोकना है। नहीं ठीक कब छोड़ी हमने पार्टी? ठीक है, अरे आज तक हमने पार्टी नहीं छोड़ी ठीक है। मैं यहाँ पर प्रियदर्शनी जी, पर्सनल अटैक पर इतना ज्यादा व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। ओंकार जी पर और प्रियदर्शनी जी पर मैं चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो एक आपका पार्टी नहीं छोड़ी। शुरुआत ये करेंगे। ठीक है मैडम, उन्होंने नहीं छोड़ी पार्टी, इसका क्लेरिफिकेशन हो गया है। उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी है। ठीक है, ये चलिए ठीक है। इस तरह से अगर 2 साल में अक्ल आ गई आपने, तो आप तो कभी जाते कभी आते, कभी जाते कभी आते। बताइए मैंने पार्टी कब छोड़ी? नहीं प्रियदर्शनी जी, सवाल इस बात का है नहीं कि आपने पार्टी कब छोड़ी, कब पार्टी में आई। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का भी नहीं है कि अर्चना गुप्ता जी डॉक्टर हैं या नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का क्या मोटिव है बीजेपी का। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या बीजेपी जिस लेवल पर है, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपने आप में इतिहास है, क्या वो आगे कंटिन्यू हो पाएगी? बड़ी चुनौतियां उनके सामने, ऐसा नहीं है। ठीक है, ताज उनको मिल गया लेकिन वो कांटों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब तीसरी बार पार्टी सत्ता में है और चौथी बार जब आने की बारी होगी तो उनको चुनाव में उन्हीं का किया धरा होगा, जो भी होगा। तो उसी के बैकग्राउंड के आधार पर, उसी के आधार पर आप लोग चुनाव में जाने वाले हैं। सीएम नायब सैनी, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो अर्चना गुप्ता रहेंगी ना उस समय, तो उसी को लेकर के उन्हीं के नेतृत्व में आपने चुनाव में जाना है। क्या वहां पर वो विजय हासिल कर पाएंगे जिसका वो जिक्र भी कर रही थी? सवाल इस बात का है। 100% करेंगे हितेन जी, इसमें कोई संचय ही नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को, आप महिला और पुरुष छोड़ दीजिए, हमने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इनसे ओंकार जी पूछ लो, ओंकार सिंह ने ठीक है, ओंकार जी आप अपने लगाने वाली बात नहीं है। जितेंद्र जी सुनिए, ठीक है, मेरे पे गलत आरोप नहीं। ओंकार जी आरोप नहीं है, इसमें कोई आरोप वाली बात नहीं है। सही बात बोल रही हूँ मैं, और भी बहुत सारी बातें प्रियदर्शनी जी क्षमा मांगे, माफी मांगे। प्रियदर्शनी जी, मैं क्यों माफी मांगू? मैं कोई माफी नहीं मांग रही। उन्होंने कब पार्टी छोड़ी, फिर दे दीजिए आप सबूत। नहीं बोलूंगी उन्होंने, प्रियदर्शनी जी आप उनके सामने बता दीजिए ना, उनको तारीख बता दीजिए कब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। कब छोड़ी पार्टी? क्यों बताऊं मैं? ये नहीं, आप बताइए हितेन जी, आप मालिक है ना इस टाइम इस शो के? ये मालिक है? नहीं तो मालिक आप है सर। तो फिर आप इधर उधर की बातें क्यों कर रही है मैडम? अगर मैं मालिक हूं, मैं कह रहा हूं आपको, आप पर्सनल कमेंट मत करिए। आप पर्सनल कमेंट मत करिए। हितेन जी, शुरुआत इन्होंने करी है। तो मैडम एक बात उन्होंने कही, उसके बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दे चुकी हैं। आपने जो भी कहना था वो आप कह चुकी हैं, वो भी कह चुके हैं। जरूरी था कि जो बार बार कमेंट कर देते हैं, ये तीसरी बार। तो फिर आप बता दीजिए ना, उन्होंने गलत कहा है क्या आपके बारे में? पहले भी वो डिबेट में कर चुके हैं ये, तो मुझे अगर और आप तीसरी बार चौथी बार करेंगे तो मेरे पास इनके और भी कट्टे चिट्ठे मैं बता दूंगी। आप रखिए सामने, इन्हीं के कच्चे चिट्ठे रखिए, लेकिन विद प्रूफ रखिए, सबूत तो रखिए ना। आप ऑथेंटिसिटी तो रखिए ना। आप चैनल पर बात कर रही हैं मैडम, कोई कहीं चाय की टपरी पर बैठकर बात नहीं कर रही हैं, चैनल पर बात कर रही हैं। ये बताना पड़ेगा आपको, अगर आप कोई बात कह रही हैं उसके पीछे क्या तथ्य है। जी
ये सबको संदेश आप इनको भी दीजिए, हाँ, मुझे तो- मत दीजिए। शुरुआत इन्होंने तो इसमें कोई दो राय है क्या मैडम? आप पहले दूसरी पार्टी में रही हैं, अब बीजेपी में है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। और ये बात ठीक है, उनका अपना तर्क है कि 2 साल आपको बीजेपी में हुए हैं, आपने कितना ही काम कर लिया, लेकिन 1 महीने में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में भी आदमी का पता चल जाता है। ठीक है, मेरे को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उनका अपना पक्ष है। इनको क्या किसी को आपत्ति नहीं है? और प्रियदर्शनी जी, मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है, प्रियदर्शनी जी, मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं जो मुद्दा लेकर के आया हूं उस पर चर्चा करूं। हितेन जी, मैं उसी मुद्दे पे चर्चा कर रही थी, वही जवाब दे रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये अगर कोई पर्सनल कमेंट नहीं किसी को भी मैं करने देना, मैं किसी को कोई पर्सनल कमेंट नहीं करने देता हूं। नहीं, इनको पता थी ये बात, इनको पता है ये बात, इनको नहीं पता है, इनको मालूम है मेरी माँ पार्षद रही है, इनको पता थी। ठीक है, आपने बता दिया ना मैडम, आपने बता दिया ना अपने बारे में। आप आम आदमी पार्टी से आए कि नहीं आए? ठीक है, ओंकार जी, मुझे लगता है इस बात को और ज्यादा ना बढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं किसी विषय पर भटकाना नहीं चाहता हूँ अपनी चर्चा को। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। यहाँ डिबेट यहाँ प्रियदर्शनी बनाम ओंकार जी नहीं है, यहाँ पर डिबेट जिस मुद्दे पर उसी पर आप अपनी बात रखिए जो आप बात कह रही थी, बीजेपी कितना ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। जी देखिए सर, ये साफ बात है कि ये स्ट्रैटेजी जो अगर मान लीजिए इनके हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से स्ट्रैटेजी है, तो ये स्ट्रैटेजी भी कौन सी खराब है आप बताइए। एक ऐसी महिला जो कि संगठन के समय, यहाँ पे पुरुष और महिला की बात नहीं कर रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संगठन के एक कार्यकर्ता को जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति क्या है। आप कोई भी उनका भाषण आप सुन लीजिए, वो पार्टी के प्रोटोकॉल में ही रहता है, कभी भी प्रोटोकॉल से वो बाहर नहीं जाती हैं। ये एक साफ संदेश दिखाता है, ये सब पार्टी विद डिसिप्लिन। आप कांग्रेस की हालत देख लीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कुछ भी बोल के जा रहा है। अभी तक उनके क्या भाषण रहे हैं, क्या बातें रही हैं, अभी तक वो उतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थी। बेशक वो महामंत्री थी, एक बड़े पद पर थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थी। लेकिन अब आगे उनका क्या रवैया रहेगा, किस तरह के बयान रहेंगे, एक एक बात उनकी अब सामने आएगी, प्रदेश की जनता भी उस पर नजर रखेगी कि देखेंगे क्या कुछ रहेगा आगे। लेकिन जिस तरह से जादौन साहब कह रहे हैं, बजरंग दास जी, कि विपक्ष के जो दल हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना होगा, जो एक तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है महिलाओं के नेतृत्व को लेकर के, उसमें आपको भी कहीं ना कहीं बराबरी में आना होगा या आगे निकलना होगा और दिखाना होगा कि किस तरह से महिलाओं को आप आगे कर रहे हैं। क्योंकि पहले बीजेपी के भी मुख्यमंत्री रही हैं महिलाएं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रही, और कांग्रेस में भी रही हैं, जिस तरह से जो पद आपने बताया वो भी सब रहा है, लेकिन उतना ज्यादा उन बातों पर चर्चा नहीं थी, उतना ज्यादा उन बातों पर गौर नहीं किया जा रहा था। अब आधी आबादी देश की इस बारे में देख भी रही है, सोच भी रही है कि हमें प्रतिनिधित्व कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या हमारी उपस्थिति है, किस दल में है, वो सब कुछ नोटिस हो रहा है। तो ऐसे में अब पीछे तो नहीं रह सकती कांग्रेस। बजरंग जी, बजरंग दास जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद मेरी आवाज बजरंग दास जी तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनके संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओंकार जी, सवाल यही है आपसे भी, इनेलो जिस तरह से मुख्य विपक्षी दल अपने आप को बता रही है प्रदेश में, और लगातार जो संघर्ष भी देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिव नजर आ रही है इनेलो काफी दम भरने का प्रयास कर रही है, लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिस तरह की जो चर्चाएं अब शुरू हुई हैं, जिस तरह का माहौल अब बन रहा है प्रदेश में और देश में, उसका असर तो कहीं ना कहीं इनेलो पर भी देखने को मिलेगा ना? हितेंद्र जी, हमारी महिला की टीम बहुत मजबूत है। सुनैना चौटाला जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जितनी महिलाएं इंडियन नेशनल लोकदल के संपर्क में है, इतनी किसी के संपर्क में नहीं है। हमारा 14 जून को महिला का बहुत बड़ा सम्मेलन कुरुक्षेत्र में होना था, जो मौसम को देखते हुए थोड़ा सा डिले किया। जिस दिन वो सम्मेलन आप देख लोगे, उस दिन बीजेपी की भी आंख खुल जाएगी। जो अपने आप को महिला हितैषी बता रहे हैं, आज जितने बलात्कारी इनकी पार्टी में है उतने कहीं नहीं। महिला हितैषी बताते हैं अपने आप को। संदीप सिंह ने अपने ही एक महिला एथलीट के साथ क्या किया, मुकदमा दर्ज होने के बाद मनोहर लाल खट्टर जी ने उनका इस्तीफा नहीं लिया। सुभाष बराला का बेटा विकास बराला, उसकी करतूत किसको नहीं मालूम।
और देखिए कितना झूठ बोलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। पहली बात तो मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं इनेलो में हूं, मैं कभी इधर उधर नहीं गया और ना ही जाऊंगा। ठीक है ओंकार जी मैं नहीं चाहता इस विषय पर और ज्यादा मामला बढ़े। चलिए दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बोल रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कोई पद नहीं था, एकदम से राष्ट्रपति बना दिया। मैं बताना चाहता हूँ 10 साल उड़ीसा की मंत्री रही है। बैकग्राउंड की बात उन्होंने, प्रदेशाध्यक्ष पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही बता रहा हूँ, और राज्यपाल भी रही हैं। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड में तो क्या है? फैमिली बैकग्राउंड की बात है। फैमिली बैकग्राउंड तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये परिवारवाद पे अगर आना चाहते हैं, राजनाथ सिंह का बेटा आज विधायक है, सुषमा स्वराज की बेटी आज विधायक है, मुंडे का बेटा आज विधायक है। ये क्या इनके यहाँ पे नहीं है? इनके हरियाणा में ही बेटी और मां दोनों जो कांग्रेस छोड़ के आई हैं, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी, दोनों आज पद पे हैं कि नहीं? नहीं, किरण चौधरी ये इनको अपनी पार्टी में नहीं नजर आता। किरण चौधरी नहीं है अभी किसी पद पे। ठीक है, लेकिन रही हैं प्रियदर्शनी जी, उस बात से भी इनकार नहीं कर सकती आप, रही भी हैं और अभी भी केंद्रीय राज्य मंत्री तो है ना रावेंद्रजीत सिंह, अभी भी केंद्रीय राज्य मंत्री तो है ना रावेंद्रजीत सिंह, और प्रदेश में आरती राव कैबिनेट मंत्री हैं। अपनी बात पूरी करने दो हितेन जी, मैं जवाब दे दूं? मेरे को अभी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। मैं कहता हूँ देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। आपने महिला को बनाया, पुरुष को बनाया, आपका अपना मामला है। हमने मुबारकबाद दी। ठीक है, बजरंग दास जी आ रहा हूँ आपके पास, आपका संपर्क कट गया था, इसलिए ओंकार जी की बात पूरी होने के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ जी। इन्होंने महिला को बनाया, हमने अर्चना गुप्ता जी को मुबारकबाद दी और ईश्वर से प्रार्थना करी कि और किसी को आज प्रदेश की समस्याएं नजर नहीं आ रही, प्रदेशाध्यक्ष को ही नजर आ जाए। आज जनता परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, नई रजिस्ट्री व्यवस्था, रजिस्ट्रियां एक महीने में एक रजिस्ट्री नहीं हो रही, ये सारी चीजें आज इनको नजर नहीं आ रही। ये जनता नजर में लेके आएगी इनके। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा जी। पंजाब में चुनाव है, जब बिहार में चुनाव हुए मुख्यमंत्री जी कहते मैं बिहारी हूँ, बंगाल में चुनाव हुए बंगाल में चले गए, अब पंजाब में चुनाव हुए हरियाणा का कार्यभार छोड़ के पंजाब में चले जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हितेंद्र जी, पंजाब में चुनाव बीजेपी लड़ रही है या हरियाणा सरकार लड़ रही है? अगर तो हरियाणा सरकार लड़ रही है तो सरकारी खर्च पर मुख्यमंत्री जी जाएं, जहां मर्जी जाएं, लेकिन अगर बीजेपी लड़ रही है तो हरियाणा सरकार का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए पंजाब के अंदर। क्यों लग रहा है? ये पूछने और सोचने वाली बात है। आज जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, जनता बहुत संजीद हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। अगर पंजाब में चुनाव करके मुख्यमंत्री जी कहते हैं यहाँ हमारी सरकार बनेगी और अपराधी पाकिस्तान चले जाएंगे, तो हरियाणा में जितने अपराधी है पाकिस्तान भेज दो। कहते हैं वहां नशा बंद कर देंगे, अरे यहाँ बंद कर दो ना। कितने बेरोजगार हैं युवा, छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं नशे की चपेट के कारण, उनको बंद कर दो। ठीक है, अब बजरंग जी, जिस तरह से जादौन साहब ने पहले भी कहा और मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो माहौल एक आधी आबादी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है और उसको और ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। भले ही आप लोग दिखावा कहें, सियासी ड्रामा कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन एक प्रतिस्पर्धी माहौल में आना पड़ेगा और कांग्रेस को भी आना पड़ेगा। भले ही आपके पहले चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हो महिला, या प्रधानमंत्री रही हो, या मुख्यमंत्री रही हो, पहले उतना माहौल नहीं था आधी आबादी के पक्ष में और ना ही आधी आबादी की उस पर इतनी नजर थी, ना ही इतना कोई गौर दे रहा था। लेकिन अब जो माहौल है उसके हिसाब से ढलना तो पड़ेगा, कुछ फैसले तो करने पड़ेंगे कांग्रेस को। देखिए तेंदर जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं का सम्मान किया है, करती रहेगी और महिलाओं को सम्मानजनक पद के ऊपर भी रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा महिला संगठन बड़ी मजबूती से हरियाणा में काम कर रहा है, आपके सामने भी। यहाँ तक कि आज नया इशू क्या है, आज इशू क्या है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी का, बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, ये इशू। महंगाई पर अंकुश कैसे लगे, सरकार कैसे कंट्रोल करे, खाद्य वस्तुएं महंगी, हर जरूरत का सामान महंगा, हर चीज में महंगाई, बैठ कर पेट्रोल डीजल पर हमारे राज्य में 2014 में जहां 8.8% 8.9% होता था, तो आज वो उस पर दुगुना कर दिया, पेट्रोल पर दुगुना कर दिया। उस पर कैसे कंट्रोल किए जाए,
ये सोचने की बात है। आज हरियाणा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, खुलेआम भ्रष्टाचार फैल रहा है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां बगैर पैसे दिए काम होता है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हरियाणा अपराध का अड्डा बना हुआ है, डेली जेलों में बैठे हुए अपराधी हत्याएं कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, फरोख्ती मांग रहे हैं और अपराध पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज हरियाणा के अंदर 1,80,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है 4.5 लाख के अंदर से। वो भी बेरोजगार लोगों को जो बैठे हैं उनको सरकारी पद कैसे मिले, खाली पदों को भरने की जरूरत है। आज देश आर्थिक मंदी के ऊपर गुजर रहा है, हरियाणा लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। इस कर्जे से कैसे निपटे जाए, इस बात की जरूरत है। आज हरियाणा में शिक्षा एंड चिकित्सा दोनों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, हालात खराब है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, ऐसे हालात मास्टर नहीं है। मूलभूत सुविधा ना सरकारी स्कूलों में है ना सरकारी हॉस्पिटल में। आज उन समस्याओं को ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अच्छे काम के लिए सरकार के साथ है, साथ खड़ी है, मगर गलत काम जो होगा, जिसमें ढिलाई होगी, जिसमें लापरवाही होगी, तो भाई हम कांग्रेस पार्टी का एक जुम्मेवारी पद पर बने रहने के कारण हमारी जुम्मेवारी बनती है। हम जनता की समस्याओं को उजागर करें, जनता की समस्याओं को उठाए और उसके लिए सड़कों पे उतरे, ताकि गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है उससे जाग के जनता के हित में काम करे। आज मुद्दा क्या आया, अर्चना गुप्ता बना दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के होते हैं, पद का एक प्रोटोकॉल भरना होता है, ऊपर से ही प्रमाण चलते हैं। आज मुख्यमंत्री ने कोई काम करना हो अपने दम पे काम नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऊपर से जो आदेश आएंगे उतना ही काम करेंगे। जैसे खिलौना होता है, खिलौना में चाबी भर दो, जितनी देर की चाबी भरोगे खिलौना इतनी देर काम करेगा, उतनी देर चलेगा। उसी प्रकार जो काम ऊपर से आएगा वही काम होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ सेक्रेटेरिएट है या सीएम की कोठी है, हर जगह OID जो लगा रखे हैं वो RSS के आदमी लगा रखे। ऊपर से जो फरमान उनके पास आएंगे वही काम होंगे, उनका ही करना है। तो मुख्यमंत्री कुछ बोले जाओ, कुछ करे जाओ। इसी प्रकार प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता बना दूर दी, ऊपर से जो फरमान आएंगे, ऊपर से जो लिस्ट आएगी, ऊपर से जो काम कहे जाएंगे वही काम होना है। अर्चना गुप्ता अपनी तरफ से एक जिला प्रधान नया लगा नहीं सकती, एक पदाधिकारी अपनी तरफ से लगा नहीं सकती और अपनी तरफ से एक पदाधिकारी हटा नहीं सकती। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, ये जादव तो सबको पता है। जादव साहब क्या वाकई यही स्थिति है? क्या अर्चना गुप्ता खुद से कोई फैसला लेती हुई नहीं दिखाई देंगी? जल्दी से पूरा कीजिए बजरंग जी, जल्दी से पूरा कीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ बार बार कांग्रेस पार्टी की बात आती है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी वो कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी गतिविधि पब्लिक डीलिंग, सड़कों पे आंदोलन और भाईचारा जो कायम कर रही है वो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है। सभी को साथ लेकर चलती है, छत्ती बरादरी को साथ लेकर चलती है और आगे भी साथ लेकर चलेगी। और महिलाओं को हमने हमेशा आगे रखा, आगे भी आगे रखेंगे, इसमें कोई दो राय। ठीक है जादव साहब, दो सवाल हैं, जल्दी से जानना चाहूंगा छोटा सा। क्या वाकई यही स्थिति है बीजेपी में कि जो ऊपर से आदेश आएगा सिर्फ वही, यानी डमी कैंडिडेट को यहाँ पर रख दिया जाता है, चाहे सीएम हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो? और एक और बड़ा सवाल ये है यहाँ पर, जो अर्चना गुप्ता के कंधों पर अब जिम्मेदारी आई है, बीजेपी अपने चरम पर है हरियाणा में अगर देखा जाए तो, यहाँ से और ऊपर ले जाने के लिए उनके सामने बड़ी चुनौती है, किस तरह से देखिए? जी, ऐसा है कि सेंट्रल कमांड सिस्टम सभी दलों में है जी, कहाँ नहीं है। अभी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के उसके निर्देश के बगैर सकता नहीं था। कांग्रेस में भी जिलाध्यक्षों की लिस्ट तो ऊपर जाती थी मंजूरी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी में भी यही है, सभी जगह है सेंट्रल कमांड जी।
ये जो है एक दूसरे की आलोचना करने के लिए आपको बड़ा आसान सब्जेक्ट मिल जाता है, लेकिन ये कमांड सिस्टम सब जगह आप टिकट फाइनल करते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, वो कांग्रेस में भी होती है, वो बीजेपी में भी होती है, वो जो है आम आदमी पार्टी में भी हो रही है, सब जगह हो रहा है बगैर सेंट्रल कमांड। यानी राजनीतिक दलों में सेंट्रल कमांड एक मेन बात है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अर्चना गुप्ता के सामने यहाँ पर सर चुनौतियां कितनी रहने वाली हैं आगे, क्योंकि ये ताज जो मिला है बहुत अच्छे समय में मिला है, आगे कहीं ना कहीं चुनौतियां तो रहेंगी। बात सही है जी, उनके सामने चुनौतियां नहीं है, उनके सामने ठीक है वजनदार जी, कि संगठन को और मजबूत करना है और जो समस्याओं के लिए जो भी कुछ है, जन समस्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाना है, समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। हालांकि ध्यान आकर्षण के लिए एमएलए भी होते हैं और सरकार स्वयं तमाम तरह के फीडबैक उनको मिलते हैं, लेकिन संगठन का बड़ा दायित्व होता है, लेवल पर बूथ लेवल पर देख रहा है एक जन समस्याएं क्या है, तो वो सारी जिम्मेदारियां हैं उनके पास। चुनौतियां नहीं है, कोई आंतरिक चुनौती कुछ भी नहीं है जी। वो नियुक्त हो गई है, उनको निर्बाध रूप से काम करना है, लेकिन उनको जिम्मेदारियां निभानी है। उसको आप चुनौती का रूप भी कह सकते हैं कि भाई वो चुनौतियां है, जिम्मेदारियां निभानी है। प्रदेश की जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और तमाम डायमेंशंस होते हैं, शैक्षिक व्यवस्था को कमजोर मजबूत करना है और समाज में जो भी कमजोरियां व्याप्त है उनको मजबूत करना है, उनका निराकरण करना है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं, ये चुनौतियां भी कह सकते हो आप इसको जी। इसके लिए सरकार को जो है उनको सरकार को भी सक्रिय करना है इन समस्याओं के समाधान के लिए जी। तो ये है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जादौन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ओंकार जी, बजरंग जी और प्रियदर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नया युग, अब यूं कहें कि नया युग शुरू हो गया, अर्चना युग, और अब वो क्या कुछ फैसले लेंगी, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में और ज्यादा मजबूत करेंगी, किस तरह से उनका कार्यकाल रहने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा बदलाव और एक बड़े संदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। देखना होगा कितना असरदार ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है प्रदेश की सियासत में। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।